हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप लोग? चलिए आज फिर शुरू करते हैं अपना जो सेल चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो उसमें जो बचा उचा है एक बार, हाँ जो बचा है उसको करेंगे आगे। जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। रिवाइज कैसे? हमने कल आपको क्या बताया था? कल आपको बताए थे कि बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। बायोलॉजी के जनक या इस इनको बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। इनको अरस्तु को, ठीक है। हम इसको दो भाग में बांटे थे। कौन कौन? एक भाग बांटे थे जूलॉजी, बताया क्यों इसको बांटा गया था। और दूसरा बांटा गया है बॉटनी में, ठीक है। दूसरा किसमें? बॉटनी में। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु को ही कहा जाता है। लेकिन बॉटनी के जो जनक है ना, इसको थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। क्या इनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। बॉटनी के जनक जो हैं या बॉटनी के नाम देने वाले ये कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी में हम कहे थे कि इसमें जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे और इसमें एनिमल, एनिमल, इसमें एनिमल और इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इतना तो बता ही दिए थे। इसके आगे फिर बताए थे हम, इसके आगे बताए थे कि एनिमल में सबसे बड़े एनिमल के रूप में हम हैं, ठीक है। मानव, मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है और एनिमल में ही मानव आता है, ठीक है। जीव जंतु विज्ञान तो ये जीव में ही आता है। और जीव में एनिमल वगैरह जितने हैं, चार पैर वाले, दो पैर वाले, ठीक है, सब क्या है? एनिमल में ही आते हैं। तो एनिमल में हम इसको शुरू किए थे और कुछ भाग देखे थे कोशिका सेल से संबंधित, ठीक है। इसमें जो पढ़ चुके हैं उसी को हम एक बार और रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें एनिमल में हम देखे थे कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। हम बताए थे आपको कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिका बताए थे कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। उसके बाद आगे बताए थे कि जब मानव की बात करें तो मानव में सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो कोशिका होता है। और मानव में, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटा कोशिका किसको बोला जाता है? सबसे छोटा कोशिका तो बोला जाता है शुक्राणु को या स्पर्म को। और सबसे बड़ी कोशिका किसको बोला जाता है? तो ओवम या अंडाणु को, ठीक है, बताए थे आपको। सबसे लंबी कोशिका किसको कहा जाता है? तो ये तंत्रिका, तंत्रिका को बोला जाता है, ठीक ना। नर्वस को बोला जाता है। ये आपको बता चुके थे। कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ये भी बता चुके थे आपको, ठीक ना। उसके बाद हम कोशिका के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक ना। कोशिका में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। आपको बताए थे कि कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो अब जानते हो, आपको बता चुके हैं कहाँ होता है। तो लीवर में। कोशिका का सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। और सबसे कम यानी ना के बराबर तो कहाँ होगा? तो वह ब्रेन में होगा। इसीलिए जब ब्रेन की कोशिका एक बार मर जाती है तो वो फिर दोबारा जीवित नहीं हो पाती है। मर जाएगी तो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। उसके स्थान पे फिर दोबारा जनरेट नहीं होता है सेल। उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए वो जनरेट नहीं हो पाता है। जबकि और कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसलिए उसका कोशिका विभाजन हो जाता है। लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बाद पढ़ रहे थे हम लोग कोशिका के बारे में, ठीक है। कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे।
कोशिका के बारे में हम आपको बताए थे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे? तो अल्टमैन ने किया था। कौन किए थे? तो अल्टमैन। ठीक है, इसमें आपको बताए थे कि एक संरचना होता है, ठीक है, एक संरचना होता है, इसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाएगा? क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक संरचना होता है, इसको क्रिस्टी बोला जाता है। इसकी खोज कौन किए थे? तो इसका खोज किए थे क्रेब्स। कौन किए थे? क्रेब्स किए थे। ठीक है, क्रिस्टी की खोज कौन किए थे? तो क्रेब्स किए थे। इसमें एक इस टाइप का संरचना दिखता है, ठीक ना, इस टाइप का इसमें संरचना दिखेगा। इसको बोला जाता है, इस जो संरचना दिख रहा है ना, इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल चलता है, इसी में बताया थे आपको कि ऑक्सीजन शोषण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन शोषण कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल में होगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल चलेगा तो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी क्या होता है? एनर्जी होता है। ठीक है, ये आपको बताए थे। साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल, इसको क्या, इसमें क्या चलता है? तो क्रेब्स साइकिल चलता है। ठीक ना, क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इतना बता चुके थे आपको। इसके साथ ही बताए थे कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, ये क्या है? ये सेल है। क्या है? सेल है। ये सेल किसका बना होता है? इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। ठीक ना, ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसमें एक होता है गाल्जी बॉडी, एक होता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का खोज, गाल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? तो इसका खोज कैमिलो गाल्जी किया था। कौन किए थे? कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक है, कैमिलो गाल्जी। गाल्जी बॉडी जैसे जो वैज्ञानिक ज़्यादातर खोज करते हैं, उसका नाम अपने नाम पर ही रख देते हैं। ठीक ना, एक सेकेंड। ठीक है, कोई भी वैज्ञानिक जब कुछ खोज करता है तो वो ज़्यादातर उसका नाम अपने नाम पर ही रख देता है, कि ताकि लोग जब भी पढ़े तो उसका नाम लेते रहे। ठीक ना, उसका याद करते रहे उसको। तो गाल्जी बॉडी की खोज कौन किए थे? कैमिलो गाल्जी। ठीक है, ये क्या काम करता है? तो ये करता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बना देता है, तो उस एनर्जी को पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? तो ये गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, पूरे एनर्जी को, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण कर दिया, फैक्ट्री से एनर्जी का निर्माण हो गया, तो उसको पहुंचाने वाला कोई डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम कौन करेगा? ये गाल्जी बॉडी करेगा। ठीक ना, ये हर जगह जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होता है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा पहुँचाता है, और जहाँ पे एनर्जी की कमी रहती है, मतलब कम ज़रूरत रहता है, वहाँ से एनर्जी खींच लाता है। ठीक ना, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं तो हमारे पैरों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन से कुछ शरीर से एनर्जी को खींच करके पैरों में डाल देगा। ठीक ना, तो ये कहने का मतलब कि एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गाल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गाल्जी बॉडी। आपको बताए थे बीच में होता है केंद्रक, इसमें होता है न्यूक्लियस। ठीक है, बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन ऑफ क्या कहा जाता है? सेल। ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का सेल कहा जाता है, कोशिका का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। अच्छा, इसको ब्रेन क्यों कहते हैं? ब्रेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर
क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाता है। और गुणसूत्र में ही क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है, जीन में ही सारा इन्फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा वही तो उससे सबसे श्रेष्ठ होगा। तो इसका जैसे हमारे शरीर में हमारा सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ है, जो हम बोल रहे हैं आपको, जो आपसे बातें कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं या आपसे सीख रहे हैं, वो सब आखिर में कहाँ जा रहा है, तो हमारे दिमाग में जा रहा है। तो ये हमारे क्या है, दिमाग। वैसे ही इसमें सेल में सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है, केंद्र में रहता है। और केंद्र में कौन है, डीएनए बैठा है, ठीक ना। तो इसीलिए सारा इन्फॉर्मेशन इसके पास है, इसलिए इस कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। एक कोशिका को एक कोशिका को दो कोशिका में चेंज करना, बढ़ाना, कोशिका का निर्माण करना कौन करेगा, तो ये सेंट्रोसोम करता है, ठीक ना। कोशिका बनाने का कार्य कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। ये कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका निर्माण का काम करता है, ठीक है। एक होता है वैक्यूल, एक होता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या काम करता है, वैक्यूल को रसधानी बोला जाता है, ठीक ना। अच्छा, रसधानी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पानी भरा होता है। जो हम लोग पानी पीते हैं, जो हमारे पेट में जाता है, बड़ी आंत उसको सोख लेता है और सोख करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इतना तो आपको पता था, बताए थे। तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस पानी को ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। ये एक थैली टाइप का होता है, इसमें क्या होता है कि पानी एब्जॉर्ब होता है, पानी जाके रुक जाता है इसमें, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करता है और पूरे शरीर में जब पानी की जरूरत पड़ती है तो इसमें से ही जरूरत को पूरा किया जाता है, ठीक है, ठीक ना। इसको क्या कहेगा, वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। आपको एक बताए थे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम किसी चीज को जो काम निष्क्रिय हो चुका है उसको मारने का काम करता है। जो जैसे काम नहीं कर रहा है, जो पार्ट इसमें काम नहीं करता है, या कोशिका अगर काम करना बंद कर दी है, तो उस टाइम पर ये लाइसोसोम एक्टिव होता है और अपने आप को ही फाड़ देता है, ठीक ना। अपने आप को ही फाड़ करके इसको पूरा कोशिका को ही गला देता है। इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको बताए थे कि एक एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम में ही आपको दो भाग बताए थे, एक होता है स्मूथ भाग और दूसरा होता है रफ भाग। स्मूथ भाग किसका बना होता है, तो वसा का बना होता है। और रफ भाग क्या बना, मतलब रफ भाग में क्या होता है, तो उसमें दानेदार होता है एक, उस दानेदार की वजह से वो खुरदुरा हो जाता है या रफ हो जाता है। वो दानेदार चीज को क्या बोला जाता है, राइबोसोम बोला जाता है। जो दानेदार चीज होता है ना, ठीक ना, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम में, उसको क्या बोला जाएगा, राइबोसोम बोला जाता है। और वही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक ना। अब जानते हो कि एक प्रोटीन का निर्माण करने के लिए 20 एमिनो एसिड का एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक ना। 20 एमिनो एसिड में आपको आगे बताएंगे कि 10 होता है जो हमें भोजन से मिलता है और 10 होता है जो हमारा शरीर खुद बना लेता है, ठीक ना। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक, आपको बताए थे कि इसमें जीव द्रव होता है। जीव द्रव मतलब इसमें द्रव होता है जिसको कोशिका द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कोशिका द्रव, ठीक है। इसमें, ठीक है, इसमें द्रव भरा रहता है, ठीक है। इस द्रव में 95% क्या होता है, 95% किसका होता है, तो पानी का हिस्सा होता है, किसका, जल का, ठीक है। इसमें 95% जल होता है, आपको बताए थे, ठीक है।
इस जो केंद्रक में होता है उसको केंद्रक द्रव, और जो पूरे कोशिका में होता है उसको कोशिका द्रव, ठीक है। दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, उसको जीव द्रव बोला जाता है। जैसे कहा जाता है कि एक साइटोप्लाज्म और क्या बोला जाता है, एक साइटोप्लाज्म और एक होता है केंद्रक, ठीक है। ठीक ना। तो एक भाग होता है इसमें जो केंद्र में पाया जाएगा उसको केंद्रक द्रव, और जो कोशिका में पाया जाता है उसको कोशिका द्रव, और दोनों को मिला करके कहा जाता है जीव द्रव, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बाकी ये सब चीज बता चुके थे। सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ रहता है, तो आपको बताया था सेंट्रोसोम ज़्यादा एक्टिव लीवर में होता है। सबसे निष्क्रिय या कम एक्टिव या ना के बराबर एक्टिव कहाँ रहता है, तो वो ब्रेन में होता है। ब्रेन में एकदम ना के बराबर पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ तक ये सब हो गया था, सब पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक ना। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक ना। ये सब पढ़ चुके थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कोशिका द्रव को पुरकिंजे ने, ठीक ना, कोशिका द्रव को पुरकिंजे ने कहा था कि ये जीवन का आधार है, ठीक है। जीवन का आधार किसने कहा था, तो कोशिका द्रव को जीवन का आधार किसने कहा था, तो पुरकिंजे ने कहा था, ठीक है। पुरकिंजे ने क्या कहा था कि कोशिका द्रव जीवन का क्या है, आधार है, ठीक है। और हेक्सले ने जीव द्रव्य को क्या बोला था कि ये जीवन का आधार है। और एक सेकंड, जो पुरकिंजे ने कहा था, पुरकिंजे ने इसकी खोज किया था जीव द्रव का सॉरी इसके लिए, ठीक ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो पुरकिंजे ने जीव द्रव की खोज किया था। जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। और हेक्सले ने इसे जीवन का आधार कहा था, ठीक ना। जो ये जीव द्रव को हेक्सले ने जीवन का आधार बोला था, क्योंकि भाई कोई भी चीज में हमारे शरीर में लगभग 80%, ठीक ना, लगभग 65% क्या है, पानी है। हमारे शरीर में लगभग 65% क्या है, पानी है। और बाकी सब क्या है, उसमें सारी चीज है, हड्डी, प्रोटीन, ठीक ना, जो अस्थि है सब है, प्रोटीन है, वसा है, जितने भी सब पानी को छोड़कर बाकी जितने भी सब हैं वो क्या है, 35% है, और बाकी 65% क्या है, पानी है, जल ही है। तो जीव द्रव में क्या भरा होता है, जल भरा रहता है, इसलिए हेक्सले ने इसे जीवन का आधार माना है। अच्छा, 95% जल होता है, इसमें 1% की भी कमी होती है ना, 1% का भी अगर कमी होता है, इसमें 1% भी जल की कमी होती है तो आदमी को प्यास लग जाता है। 2-3% में तो उसका हालत खराब होने लगता है, इतना ज़्यादा प्यास लग जाता है, ठीक ना। और 7 से 8% होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। आपको बताया थे कि जब किसी व्यक्ति को 10% की या 8% की पानी की कमी हो जाती है तो उतना में तो मर जाता है, उसको बचाना मुश्किल है, मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाता है, ठीक ना। उसके शरीर से पानी लगभग निकल चुका रहता है। यहाँ तक तो हो चुका था। बड़ी याद क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है, ठीक है। आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, ठीक ना। अच्छा, ये जो लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम रक्त में नहीं पाया जाता है, ब्लड में नहीं पाया जाता है। ब्लड में लाइसोसोम क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक ना। इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह किसको बोला जाता है, स्प्लीन को, ठीक ना, प्लीहा को, ठीक ना, प्लीहा को बोला जाता है ना, स्प्लीन को बोला जाता है या प्लीहा, ठीक है, ठीक है, स्प्लीन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आरबीसी का कब्रगाह कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक ना, कि आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है, ठीक ना, आरबीसी का कब्रगाह
किसको कहा जाता है, तो स्प्लीन को बोला जाता है, ठीक ना। किसको बोला जाएगा, स्प्लीन को। यहाँ तक तो समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना। आपको बता ही दिए कि 20 एमिनो एसिड का एक प्रोटीन बनता है, ठीक ना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, ठीक ना। देखो, जो मानव कोशिका होता है, मानव कोशिका और जो पेड़ पौधों की कोशिका होता है, इसमें सिर्फ एक ही अंतर, मतलब दो तीन अंतर होते हैं। कोशिका जो पेड़ पौधों का कोशिका होता है, ठीक है, वनस्पति कोशिका जो पेड़ पौधों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के ऊपर एक भित्ति होती है, कोशिका भित्ति। जैसे हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली उसमें भी पाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एक कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक ना। और उसी कोशिका भित्ति की वजह से पेड़ के ऊपर क्या होता है, छाल बन जाता है, ठीक ना। इस टाइप का ऐसे होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पे क्या पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक ना। इसके स्थान पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हम लोग को एनर्जी का निर्माण कौन करता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है पेड़ पौधों की कोशिकाओं में भी, और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक ना। इस क्लोरोप्लास्ट को लवक बोला जाता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाएगा, लवक। ये पाया जाता है, ठीक ना। एनर्जी का निर्माण पेड़ पौधों में कौन करता है, तो यही करता है, ठीक है। पेड़ पौधों में एनर्जी का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसको लवक बोला जाता है, ठीक ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक कौन कौन होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है और क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि जो पौधों में हरा रंग होता है, ठीक ना, किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से रहता है, ठीक ना। और इसका हरा रंग होता है और ये भोजन निर्माण का कार्य करता है, ठीक ना। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, यह बनाए हुए भोजन को स्टोर करता है, ठीक ना। बनाए हुए भोजन को क्या करता है, स्टोर करेगा, और ये वाइट कलर या भूरा कलर का होता है, ठीक ना। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि उसमें, क्रोमोप्लास्ट में वर्णित लवक पाया जाता है। ये क्या करता है कि रंग प्रदान करता है, किसी भी चीज को रंग देने का काम करता है, ठीक है। जैसे लाइकोपेन, टमाटर का लाल रंग होना, मिर्च का लाल रंग होना, ठीक ना, ये क्या होता है, लाइकोपेन की वजह से। तो आओ इसी को हम देखते हैं एक बार, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक ना। एक छोटा सा है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवक, लवक या इसको प्लास्टिड बोला जाता है, ठीक ना। प्लास्टिड, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, प्लास्टिड। ये लवक 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होगा, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हरित लवक होता है, ठीक है। क्या होता है, हरित लवक, इसको हरित लवक बोला जाता है, ठीक ना। ये भोजन का क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, ये भोजन का निर्माण करता है। और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है,
ल्यूकोप्लास्ट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसको बोला जाता है अवर्णित लवक, ठीक ना, अवर्णित लवक, ठीक है। इसको बोला जाएगा अवर्णित लवक बोला जाता है, ठीक है। अवर्णित लवक ये क्या करता है कि भोजन को क्या करता है, स्टोर करता है। भोजन को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। और ये किस कलर का होता है, तो ये वाइट कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है, ठीक ना। ब्राउन होगा या वाइट कलर होता है, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को बोला जाता है वर्णित, इसको अवर्णित, इसको वर्णित, क्या बोला जाएगा, वर्णित। ये क्या काम करता है, ये कलर प्रदान करने का कलर प्रदान करता है, कलर देता है, ठीक ना। ये कलर देता है, कैसा कलर, जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो उनको कलर देने का काम कौन करता है, ये, ठीक ना, क्रोमोप्लास्ट करता है, ठीक है। इसमें जैसे कह सकते हैं लाइकोपेन, जैसे लाइकोपेन क्या करता है कि टमाटर और मिर्च को लाल रंग देता है, टमाटर और मिर्च को लाल रंग देता है, क्या देता है, टमाटर और मिर्च को क्या करता है, लाल रंग देता है। लाल मिर्च होता है ना, और टमाटर भी लाल होता है, तो इसको लाल रंग देने का काम कौन करता है, तो ये लाइकोपेन करता है, ठीक ना। और जैसे सोलोनिन, जैसे सोलेनिन क्या करता है, आलू में जो हरा रंग होता है, उस हरे रंग को कौन देता है, तो सोलेनिन देता है। आलू में हरा रंग देता है, आलू में क्या करता है, हरा रंग देता है, ठीक है। इसके आगे कैरोटीन, जैसे गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, ठीक ना। कैरोटीन क्या करता है, गाजर का जो नारंगी रंग होता है, ठीक है, गाजर को रंग देने का काम कौन करता है, तो ये कैरोटीन करता है, ठीक ना। कैरोटीन क्या काम करेगा, तो ये कलर देने का काम करता है, किसको, ठीक ना, जो फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, उनमें कलर देने का काम कौन करता है। जैसे चुकंदर एक है, ठीक ना, जैसे चुकंदर एक होता है, चुकंदर में किसके कारण होता है, तो इसको बीटानोन, किसके कारण, विटानोन के कारण चुकंदर क्या होता है, चुकंदर में कलर आ जाता है, ठीक ना, ठीक है। ये समझ गए। बाकी इसको जब पढ़ेंगे बॉटनी में, तो आगे इसको देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको बॉटनी में समझा जाएगा। ये बॉटनी का हिस्सा है, ठीक ना, पेड़ पौधों में पाया जाएगा, तो उसको जब पढ़ा जाएगा तो उसमें ये सब समझा जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं मानव सेल के बारे में, तो मानव सेल में ही रहा जाए ना, तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। ये थोड़ा सा आता है, थोड़ा आया तो हम कहें आपको बता दें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए, सेल के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, आप जब बुक पढ़ेंगे ना, तो बुक में आपको कुछ इस तरह का दिया होगा कि बनाएगा, पहले सेल है, सेल में कहेगा कि ये दो भाग है, एक कहेगा कि ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक ना, एक कहेगा कि प्रोकैरियोटिक है, और एक कहेगा कि यूकैरियोटिक है,
कहेगा कि एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है, ठीक ना। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है